हम और आप हम दोनों सोशल मीडिया युग में रह रहे हैं। वो सोशल मीडिया युग जहाँ पर निजता का अधिकार लगभग कागज़ के टुकड़ों पर ही सीमित है। और आज की तारीख है 24 जुलाई। और आज की तारीख मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज लिया गया है एक बहुत बड़ा डिसीजन किसने लिया है? डिसीजन लिया है स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी ट्विटर का नाम और लोगो चेंज कर दिया है और उसका नया लोगो है एक्स। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आज हम सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। मगर मैं ये बात नहीं करूँगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया हमारा टाइम कंज्यूम करता है, किस तरीके से हम अपना पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं, किस तरीके से हम हर रोज़ ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज रील्स नहीं देखेंगे, आज शॉर्ट्स नहीं स्क्रॉल करेंगे, मगर हम घंटों तक वही डॉग रील्स स्क्रॉल करते रह जाते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आपके पास काफ़ी सारा ज्ञान है और मैं भी आपकी तरह रील्स और शॉर्ट्स का पीड़ित हूँ, तो उसके मामले में तो मैं आपको कोई ज्ञान नहीं ही दूंगा। लेकिन हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है ये जो रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, जहाँ पर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है इन शॉर्ट मीडियम्स के कारण, इन शॉर्ट वीडियोस के कारण, जहाँ पर सिर्फ 1 मिनट में, 15 सेकंड में, 30 सेकंड में एक कोई भी इन्फ्लुएंसर, एक कोई भी बंदा आता है और अपनी बात को बहुत ही स्पष्टता से कहने की कोशिश करता है। आज की तारीख में रील्स और शॉर्ट्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हम सबकी सोसाइटी पे। आप देखिए किस तरीके से रील्स के हिसाब से कपड़ों की सेल घटने और बढ़ने लग जाती है। किस तरीके से रील्स और शॉर्ट्स पर जो ट्रेंड्स आते हैं उसके हिसाब से लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आजकल खाने से लेकर कपड़ों से लेकर हर जगह पे रील्स, शॉर्ट्स या फिर कहूँ तो सोशल मीडिया का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। पर आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया से और क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि इस सोशल मीडिया पर जहाँ सिर्फ खाने की बात नहीं होती है, जहाँ सिर्फ कपड़ों की बात नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ फ़नी बातें या फिर फ़नी मीम्स शेयर नहीं होते हैं, आज सोशल मीडिया पूरे देश में इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करने का भी एक बहुत बड़ा मीडियम है। आज पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है। आप ही सोचिए ना, आखिरी बार कब था जब आपने कोई न्यूज़ चैनल खोला था? वो आखिरी बार कब था जब आपने जा कर के कोई न्यूज़ चैनल देखा था? मैक्सिमम खबरें जो आपको पता चलती है वो किसी सोशल मीडिया पेज के थ्रू पता चलती हैं। तो आप कहेंगे हाँ पता चलती है, और क्या खामी है इसमें? तो खामी नहीं है, मगर कुछ दिक्कत ज़रूर है। दिक्कत ये है कि ये जो मीडियम्स हैं ये बहुत ही छोटे समय में, आप जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भी पेजेस हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, इनका सिर्फ एक टारगेट है, वो है कि गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या है? छोटे से छोटे समय में, छोटे से छोटी पोस्ट में, छोटी से छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर, जिसके ज़रिए कई बार इनके कंटेंट में कंटेक्स्ट की भारी कमी होती है। और अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंटेंट और कंटेक्स्ट की इस कमी के कारण ही देश में होता है ध्रुवीकरण या फिर पोलराइजेशन। क्योंकि जब हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें रील्स के ज़रिए पाते हैं, तब हम बहुत छोटे समय में किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं। हमें उसके बारे में डीप नॉलेज तो मिलती नहीं है। कई बार वो फैक्ट्स होते हैं जो हमारे सामने रखे जाते हैं, मगर उन फैक्ट्स के बारे में कोई डीप नॉलेज हमें होती नहीं है, ना ही कोई कॉन्टेक्स्ट मेंशन होता है उस यूट्यूब की उन शॉर्ट्स में या फिर उन रील्स पे। कोई भी कॉन्टेक्स्ट उस कंटेंट के बारे में मेंशन नहीं होता है, और अगर मेंशन होता भी है तो बहुत थोड़ा सा। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारी नॉलेज है उस पर भी असर पड़ता है, और हमारा जो परसेप्शन है उस चीज़ के बारे में उस पर भी असर पड़ता है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ जो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्ट्स हमें रील्स, सोशल मीडिया और शॉर्ट्स के ज़रिए पता चलते हैं, वो कितना गलत असर डालते हैं हमारी सोसाइटी पे, और किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी को बड़ी ही खामोशी के साथ पोलराइज करने की शक्ति रखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि कोई मैंने रील बनाई और मैंने उस रील में कह दिया कि देखिए 1931 में महात्मा गांधी जब लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन करने बैठे थे, तो उन्होंने ये शर्त नहीं रखी लॉर्ड इरविन के सामने कि वो भगत सिंह की फांसी को रोकें तभी वो गांधी इरविन पैक्ट पर साइन करेंगे। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ तो मैंने एक एक शब्द जो कहा वो 100% फैक्ट है, और इसके बाद आपके मन में परसेप्शन क्या बनी कि वो गांधी ही थे जिनकी वजह से भगत सिंह मरे। अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते, या फिर गांधी ने कोशिश नहीं की भगत सिंह को बचाने के लिए, जबकि ये अधूरा सच है। यहाँ पर मैंने आपको कंटेंट तो पूरा दे दिया, मगर कंटेक्स्ट की भारी कमी थी मेरे इस कंटेंट में। क्यों? क्योंकि अगर हम गांधी इरविन पैक्ट और उसके आसपास का पूरा माहौल देखें
तो भगत सिंह शायद पॉपुलैरिटी के उस लेवल पे पहुंच चुके थे जब वो गांधी से या फिर गांधी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका पब्लिक के ऊपर उस वक्त। और तो और भगत सिंह को बचाने के लिए उनके पिताजी ने जब अंग्रेज़ों के सामने मर्सी पिटिशंस लिखी थी तो उन्होंने ये कहकर अपने पिताजी को डांटा था कि मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं इनसे आज़ादी दिलवाना चाहता हूँ देश को, और आप इन्हीं लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। भगत सिंह के बारे में किताब लिखने वाले, भगत सिंह पे जो मूवी बनी थी उसके, जिसमें अजय देवगन ने रोल प्ले किया था भगत सिंह का, उसके डायलॉग्स लिखने वाले पीयूष मिश्रा, जिन्होंने किताब भी लिखी है भगत सिंह पे जिसका नाम है माय फ्रेंड भगत सिंह, उनका खुद का कहना है भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई में इतने ज़्यादा मशगूल हो चुके थे कि कोई भी उनको नहीं बचा सकता था, महात्मा गांधी भी नहीं। और तो और महात्मा गांधी ने भले ही गांधी इरविन पैक्ट के दौरान ये शर्त रखने से मना कर दिया हो कि मैं तभी साइन करूंगा अगर आप भगत सिंह की फांसी को रोकेंगे, मगर उन्होंने कई लेटर्स लिखे थे वाइसरॉय को, लॉर्ड इरविन को, और उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि किसी तरह भगत सिंह की फांसी रोकी जा सके। तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको कंटेंट दिया था पहले और अब मैंने जब आपको उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया तो आपका महात्मा गांधी के बारे में परसेप्शन थोड़ा और चेंज हुआ होगा। मैं आपको और एक फैक्ट देता हूँ इसी चीज़ से जुड़ा हुआ। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि कैसे गांधी का जो विज़न होगा वो होगा उस वक्त की गांधी इरविन पैक्ट के ज़रिए में जो करोड़ों भारतीय हैं उनको जो फ़ायदा मिलेगा या फिर उनको जो सहूलियत होगी इस पैक्ट के साइन होने से, उसको मैं क्यों रोकूं सिर्फ एक इंसान के लिए। गांधी का ये व्यू पॉइंट भी हो सकता था, मगर ये सारी बातें 1 मिनट के अंदर या 15 सेकंड के अंदर आप तक पहुंचाना बिल्कुल संभव नहीं है। और इसी के कारण जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं जो कि दोनों तरफ हैं, ऐसे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर जहां पे नरेंद्र मोदी जी की भयंकर आलोचना की जाती है। आलोचना गलत नहीं है, मगर इन कॉन्टेक्चुअल आलोचना बहुत ज़्यादा गलत है। जहाँ पर जब वो कभी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने में गलती कर देते हैं तो गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। देखिए वो भी इंसान ही है, उनसे भी गलती हो सकती है। टेलीप्रॉम्प्टर गलत पढ़ दिए या फिर टेलीप्रॉम्प्टर ना होने के कारण उन्हें बोलने में असहजता हो गई तो समझिए कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। और ये सब कुछ सिर्फ नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी तक नहीं है, हमारे देश की पूरी नेशनल पॉलिटिक्स के साथ हमारे देश की पूरी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया गया है। इस सोशल मीडिया ने इतना ख़राब परसेप्शन बनाया है हमारे और आपके दिमाग में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। आधी से ज़्यादा चीज़ें जो आप रील्स पे देखते हैं वो फैक्ट तो होते हैं बट वो इनकंटेक्चुअल होते हैं, उनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता है, जिसके कारण एक बहुत गलत परसेप्शन पड़ता है आपके ऊपर एज अ व्यूअर। और ये जो रील्स हैं, ये जो शॉर्ट्स हैं, ये आज सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है जहाँ पर हिस्ट्री है या पॉलिटिक्स है, आज ये रिलीजन को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। अब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है, तो इसमें जो बात गलत है वो है कि रिलीजन का जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, जब आप 1 मिनट के वीडियो में किसी एक और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश का जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसका ऐसा हाल है, इस देश की जो माइनॉरिटी है वहाँ के भी लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे वो 1 मिनट के वीडियो के ज़रिए अपने भगवान को प्रेज़ करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने भगवान को बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ टाइप से प्रोजेक्ट करते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि ये पोलराइज़ करता है सोसाइटी को। अब आप बोलिएगा कि कैसे पोलराइज़ कर रहा है भाई, मैं तो अपनी रिलीजन के बारे में प्रमोट कर रहा हूँ अपने रिलीजन को, इससे देश कैसे बढ़ रहा है, इससे देश का ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है। तो आपके सामने अब कुछ पिक्चर्स आएंगी। अब ये पिक्चर्स क्या है, तो एक बहुत फेमस इंस्टाग्राम पेज है, ये है उस पॉपुलर इंस्टाग्राम पेज का कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में देखिए कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पर गाली दे रहे हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे सिर्फ इस बात पे लड़ रहे हैं क्योंकि सामने वाले इंसान की आइडियोलॉजी कुछ और है और सामने वाले इंसान का धर्म कुछ और है। अब आप सोचेंगे कि इस लड़ाई में रील्स और शॉर्ट्स का क्या महत्व, ये तो बिना उसके भी होता। अगर मैं कहीं से भी, अगर जो इंसान अनपढ़ है, जो इंसान के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अगर वो रील्स और शॉर्ट्स देखे, वो रील्स और शॉर्ट्स ना देखे और कहीं और से भी इंफॉर्मेशन गैदर करे, तब भी वो ऐसा कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। मगर जब बात यहाँ पर इन कमेंट सेक्शंस में जिस तरीके की बात हो रही है, बात का कारण है लोगों का इम्पल्सिव होना, लोगों का पेशेंस खो देना। क्योंकि जब आप रील्स और शॉर्ट्स के ज़रिए 1 मिनट में इन्फॉर्मेशन पाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य नहीं होता 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट की एक वीडियो को देखकर अच्छे से किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्टेक्स्ट जानना, किसी भी चीज़ को गहराई से समझने का धैर्य आप खो चुके होते हैं। और उसके बाद जब भी कोई वैसी बात करे जो कि आपके आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप जैसा सोचते हो उस हिसाब से सही नहीं है, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है और उसके बाद आप इस तरीके से गालियों का प्रयोग करते हो अपने आप को डिफेंड करने में। आप देखिए इन कमेंट सेक्शंस में आप पाइएगा कि बात तो डिबेटेबल शुरू होगी। आप कोई भी टॉपिक डाल दीजिए, ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट हैं ये कोई भी टॉपिक डाल देते हैं और उसके बाद बोलते हैं
व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस। और इसके बाद नीचे लोग पहले 1-2 कमेंट में तो अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, मगर अगर आप नीचे जाइएगा तो वो जो बात हो रही होती है वो कहीं से शुरू होती है और वो बात कहीं और ख़त्म हो जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं है पेशेंस? क्योंकि आप छोटे समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं, जिसके कारण कॉन्टेक्स्ट आपके पास आता नहीं है। आप भयंकर रूप से पोलराइज्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं दूसरे इंसान के बारे में, आप जानना चाहते नहीं हैं। और ख़ास करके इन रील्स और शॉर्ट्स का जो पैटर्न है वो बहुत गलत है। अब कैसे गलत है ये पैटर्न? ये रील्स और शॉर्ट्स, मान लीजिए आप कोई रील देख रहे हैं या फिर शॉर्ट देख रहे हैं, आपको वो रील पसंद आई, आपने लाइक की, कमेंट किया, ऐसा कुछ किया। उसके बाद ये जो इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का एल्गोरिदम है, ये आपको वैसी ही रील्स दिखाएगा जैसी आप लाइक कर रहे हैं, जैसी आपको पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे आपको और मज़ा आएगा, मगर आपका कहीं ना कहीं इसमें नुकसान है। कैसे नुकसान है? ये चीज़ अगर कपड़ों के मामले में, खाने के मामले में होती तो कुछ हद तक समझ में आता, मगर जब आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, रिलीजन के बारे में एक ही तरीके की विचारधारा, एक ही तरीके की आइडियोलॉजी को देखते रहते हो लगातार लगातार लगातार, तो आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह की बीमारी से ग्रसित एक ऐसे मरीज़ हो चुके होते हो जिसका इलाज इस दुनिया के किसी भी अस्पताल में होना लगभग लगभग असंभव है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पेशेंस तो आप पहले ही खो चुके हो। क्योंकि 1 मिनट में आपको डोपामिन रिलीज चाहिए, 1 मिनट में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन जाननी है, कॉन्टेक्स्ट जानना नहीं है हमें और आपको। तो हम इतने ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि हमें एक चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमको लगता है कि हो गया, यही है सब कुछ, मगर ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए। मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। Pandit Jawaharlal Nehru had a serious problem with the reopening of the Somnath temple. That is a question that needs to be addressed. On the one hand, Dr. Menon says that we must respect our past, but it seems that in our own heads we have certain cutoff points. Until what point can the past be respected? If it happens to be until the Mughal past, it is certainly worthy of discussion. But if there is a discussion with respect to the pre-colonial, pre-Mughal, pre-Islamic period of Bharat, that discussion effectively enters the realm of Hindutva for some weird reason. It's almost as if we are being told that thus far and no further, any discussion with respect to Bharat's history that speaks of a period which did not have a Christian presence or a Muslim presence is certainly not acceptable as far as Bharat's current public discourse is concerned, because somehow it militates the concept of secularism. ये वीडियो देख ली, अब आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में, शिलान्यास में जाने से। आपके मन में क्या परसेप्शन बना कि जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं के खिलाफ हैं, जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों के करीब हैं, जवाहरलाल नेहरू की राजेंद्र प्रसाद से नहीं बनती थी। मगर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं मिला। आपको 1 मिनट में उस किसी बड़ी वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा दिया गया जिससे आपके मन में एक परसेप्शन बन गया, और उसके बाद आपने जाके इंस्टाग्राम के किसी और पेज पे जहाँ पे नेहरू पे व्यूज़ मांगे गए, उस पर आपने नेहरू को 4 गाली दे दी। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि नेहरू ने यह बयान कब दिया था। नेहरू ने यह बयान 50 के दशक में दिया था, जब देश में सिर्फ 8 से 10 साल पहले इतने भयानक रिलीजियस दंगे हुए थे। उस वक्त नेहरू का मानना था कि जब देश रिलीजन के आधार पर बटा है, आप सोचिए, उस वक्त नेहरू का ये मानना था कि जब रिलीजन के आधार पर देश का बंटवारा हो गया है तो हम कैसे रिलीजन को स्टेट के साथ, या फिर कहें तो सरकार और रिलीजन एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकती है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान बना पूरा का पूरा रिलीजन की वजह से। अगर रिलीजन ना होता, रिलीजन का फैक्टर ना होता, तो मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर पाते। तो जो बचा हुआ हिंदुस्तान था, अगर जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर भी स्टेट के साथ रिलीजन को मिक्स करते तो कहीं ना कहीं एक और पॉसिबिलिटी होती हिंदुस्तान में किसी बाइफर्केशन या ट्राइफर्केशन की। हिंदुस्तान और बढ़ सकता था। हिंदुस्तान अगर बढ़ता भी नहीं तो पोलराइज हो जाते हम। तो बिल्कुल सही था जवाहरलाल नेहरू का ये सोचना कि कम से कम आज़ादी के तुरंत बाद हमारे जो देश की सरकार है, हमारा जो स्टेट है, उसको धर्म से, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ऐसा नहीं है कि आप मस्जिद जाएं और मंदिर ना जाएं, या फिर मंदिर जाएं मस्जिद ना जाएं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, इन सभी जगहों से जो सरकार के लोग हैं वो दूरी बना के रखें, ताकि इस देश का जो तबका है, इस देश में जो अलग अलग धर्मों के तबके हैं, उनको ये ना लगे कि नेता जो है वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कम आ रहे हैं, और इसके कारण उनके अंदर किसी एक धर्म या दूसरे धर्म के प्रति द्वेष न पैदा हो। मगर क्योंकि इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं कन्वे हुई, और इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हुई तो क्या हुआ? गलत परसेप्शन बना।
और आज इसी सोशल मीडिया ने, इसी रील्स और शॉर्ट्स का जो कल्चर है, उसने हमारे देश में हमें इतना ज़्यादा पोलराइज़ किया है, हमारे देश की एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, कि वो 2-4 फैक्ट्स कहीं से सुन लेते हैं और उसके बाद उसी आइडियोलॉजी से प्रेरित फैक्ट्स उनकी रील पर, उनके पोस्ट पर आते रहते हैं। क्यों? इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। और उसके बाद वो इतने ज़्यादा पोलराइज़ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ध्रुवीकृत हो जाते हैं कि वो ये सोच ही नहीं पाते कि मुझे कहीं अलग अलग जगह से भी इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है। आप सोचिए, ये जो रील्स होती हैं, ये जो शॉर्ट्स होती हैं, ये किस तरीके से बार बार आपको बताएंगे कि जो मुस्लिम शासक थे वो गलत थे। औरंगज़ेब गलत था, अकबर गलत था, शाहजहाँ गलत था, उससे पहले मोहम्मद गजनी गलत थे, उससे पहले जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में ये आपको बताएंगे। और उसके कारण क्या होगा, आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे अकबर को और मोहम्मद गजनी को, आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे अहमद शाह अब्दाली को और औरंगज़ेब को, आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे मुग़लों को और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पूरा परिवार था, जो पूरी स्लेव डायनेस्टी थी, उसको। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे कि अकबर में और जो लूटने आया था बाहर से भारत को तैमूर, उसमें अंतर क्या था। आपको लगेगा इन रील्स के हिसाब से, क्योंकि आपने 1 मिनट में इन्फॉर्मेशन गेन करी है, तो आपको लगेगा कि अकबर भी गलत है क्योंकि वो मुस्लिम था, उसने भी राज किया हिंदुस्तान पे, और वो तैमूर जो है वो भी गलत था क्योंकि वो भी मुस्लिम था। मगर आपको ये नहीं पता चलेगा, ये आपको ये डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि अकबर हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, अकबर पला बड़ा था हिंदुस्तान में, अकबर ने सब कुछ, अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान में किया, हिंदुस्तान में ही मरा, हिंदुस्तान में ही उसने शादी की, उसके बच्चे हिंदुस्तान में हुए, उसने पूरा जीवन हिंदुस्तान में बिताया, उसने जो भी अच्छा किया बुरा किया सब हिंदुस्तान के लिए किया। और इसके अलावा तो मतलब अकबर के बारे में बोलने को तो वैसे बहुत कुछ है, मगर ये कुछ मिनिमल फैक्ट्स हैं जो कि जब आप तैमूर और अकबर इन दोनों के बारे में सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पता चलेगा, तो आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे। तैमूर एक लुटेरा था जो कि सेंट्रल एशिया से आया था हिंदुस्तान को लूटने, मगर अकबर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मगर क्योंकि आपने रील्स देखी हैं, क्योंकि आपने शॉर्ट्स देखे हैं, तो आप औरंगज़ेब, अकबर और तैमूर, ये जो तीनों डिफरेंट रूलर्स थे, इन तीनों में डिवीज़न नहीं कर पाओगे। आप मेरी बस इतना मानिए कि अकबर, तैमूर, औरंगज़ेब ये सब अगर गलत भी थे तो इन्होंने हिंदुस्तान के साथ गलत किया आपके हिसाब से, और अगर इन्होंने गलत भी किया तो इनके बारे में जानना तो ज़रूरी है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमारे माता पिता बताते हैं गलतियों से सीखना है। तो जब आप ये पढ़िएगा ही नहीं कि औरंगज़ेब ने क्या गलत किया हिंदुस्तान के साथ, तो आप कैसे सीखिएगा कि कैसे हम औरंगज़ेब से निपटें। अगर भविष्य में कोई औरंगज़ेब टाइप आदमी आ गया तो कहीं ना कहीं रील्स जो है वो इन्फॉर्मेशन की गहराई में, रील्स और शॉर्ट्स दोनों ही आपको इन्फॉर्मेशन की गहराई में, इन्फॉर्मेशन के तह तक जाने नहीं देते। आप देखिए आज की तारीख में हमारी जो जनरेशन के लोग हैं उनमें से कितने लोग हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल या फिर रिलीजन पे ही बेस्ड बुक्स पढ़ते हैं ढंग की। हम नहीं पढ़ते हैं। ये जो ऑडियो विजुअल मीडियम है, इसकी लत में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि हम किताबों को तो भाव ही नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ जो रील्स और शॉर्ट्स पे इन्फॉर्मेशन आती है उसको पढ़कर सुन लेते हैं, और उसके बाद सोने पे सुहागा तब होता है जब रील्स और शॉर्ट्स पे कंटेंट बनाना शुरू करते हैं ये लोग कहीं ना कहीं आज की तारीख में इस देश की सबसे खतरनाक जमात हो गई है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स की जमात है, इनमें से बहुत सारे लोग अच्छे हैं, मगर इनका एक बड़ा तबका आज की तारीख में देश को जिस तरीके से पोलराइज कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, जिस तरीके से वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हुए आपको ये कहेंगे कि हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। आप इनमें से मैक्सिमम लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे, इनके शॉर्ट्स पे देखिए, एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी, एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप से एसोसिएटेड बातें मिलेंगी। कहीं ना कहीं जो डाइवर्जन है कंटेंट का, विविधता है जो कंटेंट की, जो आपको समृद्ध कर सके, वैसा कंटेंट आपको इनके यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात कैसे करेंगे? ये बात करेंगे ग्रोथ की, ये बात करेंगे लाइफ में आपको एम्पावर करने की। बातें तो बहुत अच्छी करेंगी और आपको अच्छा लगेगा भी। क्यों? क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उन बातों को आप तक पहुंचाने का तरीका बहुत अच्छा है। मगर ये देश के लिए यही बातें जो रील्स और शॉर्ट्स के ज़रिए, इन इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए आप तक पहुंचती हैं छोटे समय में, छोटे कंटेंट के रूप में, ये कहीं ना कहीं मीठे जहर का काम कर रही है पूरे के पूरे हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान का जो ध्यान है डेवलपमेंट से, हिंदुस्तान का जो ध्यान है हिंदुस्तान के एक्चुअल हेरिटेज, एक्चुअल पॉलिटिक्स से, एक्चुअल हिस्ट्री से, वो भटका रही हैं। और हम कहीं ना कहीं इन रील्स की फेर में पढ़ते पढ़ते अपने देश की जो असली सभ्यता है उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये था नज़रिया का 7वां एपिसोड, और इस एपिसोड के ज़रिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको एक नया नज़रिया दे पाया होऊंगा इस देश की पॉलिटिक्स के बारे में, और इस देश में जो इन्फॉर्मेशन के फ़्लो का इस वक्त ज़रिया है सबसे बड़ा, उसके बारे में आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया व्यू पॉइंट
या फिर कहूँ तो एक नया नज़रिया दे पाया हूँगा। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसी ही वीडियोस के साथ, और तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप रील्स और शॉर्ट्स के फेर में कम पड़ेंगे और पढ़ने लिखने पर ध्यान देंगे, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखेंगे, कंटेंट की डाइवर्सिटी पे ध्यान देंगे, ताकि हम एक सक्षम भारत की ओर कदम बढ़ा सकें। क्योंकि सक्षम भारत भारत के नागरिकों के बिना हमेशा अधूरा रहेगा, और भारत के नागरिक जब तक प्रबुद्ध नहीं होंगे, जब तक ज्ञान के उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे कि वो तार्किक रूप से विचार कर सकें, तब तक भारत कभी भी सक्षम नहीं होगा और भारत खुद प्रबुद्ध नहीं हो पाएगा अगर इसके नागरिक प्रबुद्ध नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।